1 के बाकी के एपिसोड्स को, और इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है, किसने किसको मारा, कौन जिंदा है और कौन मर गया, क्या सियारा अपना बदला ले पाएगी और आखिर क्या हुआ था ओलिवर के पास्ट में। ये सब कुछ देखेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, पहले उसे देख ले, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। फ्लैशबैक में अगले दिन ओलिवर और सियारा के बीच झगड़े के बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। फिर कहानी आ जाती है डे 32 पर। सियारा ने अपने पर्स में ऑर्गेनिक पैनिक वाली चॉकलेट छुपा कर रखी थी, वो उसे निकाल कर ओलिवर को दे देती है। ओलिवर हैरान होकर बोलता है, अच्छा तो इसीलिए मुझे ये चॉकलेट मिल नहीं रही थी। सियारा मुस्कुराकर बोलती है, स्पेशल मौके के लिए बचा कर रखी थी और आज सेंट पैट्रिक्स डे है तो चलो आज इसे ट्राई करते हैं। दोनों चॉकलेट के पीछे लिखी बात पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा था, पहला टुकड़ा खाओगे तो दिमाग शांत होगा, दूसरा खाओगे तो बेफिक्र होगा, तीसरा खाओगे तो गहरी सोच में चले जाओगे और चौथा टुकड़ा खाते ही अंदर के सारे राज बाहर आ जाएंगे। सियारा हंसते हुए बोलती है, इसीलिए आज तुम्हें 4 टुकड़े तो खाने ही पड़ेंगे। चलो दोनों मिलकर थोड़ा सा साइको हो जाते हैं, फिर अपने दिमाग की गहराइयों में खो जाते हैं। ओलिवर बोलता है, वैसे तो मैं सिर्फ एक टुकड़ा ही खाता हूँ। सियारा जवाब देती है, तुम्हारे साथ मैं भी खाऊंगी, चलो थोड़ा सा पागलपन करते हैं। आखिर में ओलिवर मान जाता है और दोनों चॉकलेट खा लेते हैं। इधर प्रेजेंट में दोनों डिटेक्टिव जेन के अपार्टमेंट में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वहाँ जेन का कोई नामो निशान नहीं होता। केविन बोलता है, क्यों ना एलियट से पूछा जाए क्योंकि इस घर का मालिक तो वही है। ली बोलती है, वो फिलहाल हमसे बात करना नहीं चाहता। केविन बोलता है, तो फिर मैं आपकी जगह बात कर लूं, लेकिन कार्ल बीच में बोल पड़ता है, जब तुम्हारी मदद चाहिए होगी तो हम मांग लेंगे। केविन को वहां से जाने के लिए कह दिया जाता है। ली धीरे से बोलती है, वैसे मदद मिल जाती अगर वो हमारी तरफ से बात कर लेता तो। कार्ल बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, सारा सामान अपार्टमेंट में पड़ा है, मतलब जेन घर छोड़कर नहीं गई। अब दोनों को यही शक हो रहा था कि अपार्टमेंट 11 में जो सड़ी हुई लाश मिली कहीं वो जेन की तो नहीं। ली एक और कमरे में जाती है, वहां दीवार पर लगे बोर्ड पर बहुत सारी फोटोज और अखबार की कटिंग लगी होती है। हर फोटो में ओलिवर नजर आ रहा था, यहाँ तक कि उसका मैसेच्यूसेट्स का ड्राइविंग लाइसेंस का फोटोकॉपी भी वहीं था। आखिर जेन करना क्या चाहती थी। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है डे 32। सियारा और ओलिवर 4 टुकड़े चॉकलेट खा चुके होते हैं। उसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं सेंट पैट्रिक्स डे सेलिब्रेट करने। सियारा दवाई के असर में पूरी तरह बेफिक्र हो चुकी थी, वो तो बाकियों के सामने अपना टॉप ऊपर उठा देती है। दोनों भीड़ में जाकर जश्न देखने लगते हैं। ओलिवर सियारा को अपने कंधों पर उठा लेता है, फिर दोनों सड़क के बीच में आकर डांस करने लगते हैं। सबके सामने एक दूसरे को किस करते हैं। अब सीन बदलता है शेला और उसकी माँ पर। वो दोनों चर्च जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। शेला कहती है कि लिज उन्हें लेने आने वाली है। माँ पूछती है, क्या तुम्हारे पापा भी आएंगे। शेला गुस्से में बोलती है, इतने सालों से वो नहीं आए, अब क्यों आएंगे, और अगर आए भी तो भाड़ में जाए। माँ कपड़े बदलने चली जाती है। तभी शेला के फोन पर मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं। वो चेक करती है तो करीब $1,00,000 जमा हो चुके होते हैं। शेला घबरा जाती है और सोचती है सियारा का दिमाग खराब हो गया है। इधर प्रेजेंट में कार्ल और उसका जूनियर एक भद्दे से स्टैचू को देख रहे होते हैं। ली उन्हें अंदर बुला रही होती है, तभी अचानक जेन अंदर आ जाती है। वो तीनों को देखकर पूछती है, तुम लोग कौन हो। अब इसके बाद जेन डिटेक्टिव्स को बताती है कि वो एक फ्रीलांस रिपोर्टर है। वो ओलिवर सेंट लेजर केस की स्टोरी कवर कर रही है। वो जानना चाहती है कि वो 16 साल से मीडिया से छुपा हुआ क्यों है। जेन बोलती है, मैं तो बस उसे एक मौका देना चाहती हूँ। कार्ल ताना मारते हुए बोलता है, तुम्हारी गाड़ी की हालत देखकर तो नहीं लगता कि उसने तुम्हें इंटरव्यू दिया भी होगा। जेन जवाब देती है, वो एक साइको इंसान है। ली पूछती है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि अगर तुम उसे इस तरह चिट्ठियां लिखोगी तो वो तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए मान जाएगा। जेन बोलती है, मैं तो उसे डर दिलाने के लिए ऐसा कर रही थी ताकि उसे लगे कि उसका सच बाहर आने वाला है, शायद उसका मन बदल जाए और वो अपनी कहानी बताने के लिए तैयार हो जाए। दोनों डिटेक्टिव उसे ताना मारने लगते हैं कि तुम्हारे जर्नलिज्म में यही सिखाया जाता है क्या, लोगों को ब्लैकमेल करना, और उसका नतीजा देखो क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी का हाल देखो। जेन बोलती है, अच्छा है कि गाड़ी का कांच टूटा है, मेरा मुंह का नहीं। फिर वो कहती है, मैं 1-2 बार सियारा से मिल चुकी हूँ, बहुत खूबसूरत है, काले बाल हैं, आंखें भी काफी अलग है, लेकिन उसका पूरा रिश्ता झूठा है, वो एक धोखेबाज थी, वो बस पैसों के लिए ओलिवर के साथ थी। ली बोलती है, डेट करने की और भी वजह हो सकती है, हो सकता है कि उसे ओलिवर हैंडसम लगा हो। जेन जवाब देती है, नहीं, उसे अच्छे से पता था ओलिवर क्या है, कौन है, लेकिन ओलिवर को ये पता भी नहीं था कि सियारा कौन है। दोनों अपनी झूठी दुनिया में खुश थे, एक भगौड़ा और एक धोखेबाज, और उनकी अजीब सी प्रेम कहानी। दोनों ही साइको थे। इसी बीच कार्ल कॉल रिसीव करने बाहर चला जाता है। उसके बॉस का फोन था, वो काफी परेशान थी क्योंकि केस से जुड़ी कुछ बातें मीडिया में लीक हो गई थी। वो पूछती है, ली से लाइनस के बारे में बात हुई। कार्ल बोल देता है, हाँ उसने मुझे सब कुछ बता दिया, और वो किसी तरह झूठ बोलकर बात संभाल लेता है। फिर बॉस एक और खबर देती है, जिस लड़की ने तुम्हारी बंदूक चुराई थी उसके खिलाफ 36 चालान काटे गए थे, इसीलिए अब मैं उसके खिलाफ वारंट जारी कर रही हूँ। कार्ल का ध्यान कुछ तस्वीरों पर जाता है। इधर ली जेन से पूछती है, क्या हो सकता है ओलिवर को सियारा के सच के बारे में पता चल गया हो और उसने सियारा को मार दिया। जेन कहती है, हाँ हो सकता है, उसके लिए मार
मरना कोई बड़ी बात थोड़ी है, और उसकी बॉस की वाइफ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ली बोलती है हाँ सुना है, एलिसन की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। जेन बोलती है जरूर ओलिवर ने ही उसे मारा होगा। फ्लैशबैक में सियारा और ओलिवर को एलियट मिल जाता है। वो तीनों बातें करने लगते हैं। एलियट उन्हें ड्रिंक के लिए बुलाता है। बार के अंदर आते ही ओलिवर को झटका लगता है क्योंकि वहाँ एलियट की पत्नी एलिसन के साथ जेन बैठी हुई थी। सियारा जेन के साथ बातें करने लगती है। एलिसन बताती है कि 2 साल पहले वो जेन से मिली थी और वो एक रिपोर्टर है। ये सुनकर ओलिवर थोड़ा घबरा जाता है और ड्रिंक लेने चला जाता है। ओलिवर के जाते ही जेन सियारा को समझाने लगती है, ओलिवर वो नहीं है जो तुम उसे समझती हो, वो बहुत डेंजरस है। एलिसन कहती है उसने किसी का खून किया है। सियारा शांत होकर बोलती है मैं जानती हूँ। एलिसन हैरान होकर पूछती है तो फिर तुम उसके साथ हो क्यों? सियारा बोलती है तुम्हें ये सब समझने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर दोनों चुप हो जाती हैं। उधर एलियट ओलिवर से बोलता है जेन यहाँ किसी रिसर्च के लिए आई है। ओलिवर गुस्से में बोलता है वो मुझ पर रिसर्च करने आई है, हर जगह मेरा पीछा करती है। एलियट समझाता है कि फ्यूचर के लिए तुम्हें सियारा को सब कुछ बता देना चाहिए। ओलिवर गुस्से में बोलता है पहले भी करके देख चुका हूँ, आपको तो पता है क्या हुआ था। दूसरी तरफ एलिसन और जेन सियारा से कहती रहती हैं ओलिवर का परिवार भी दूध का धुला नहीं है, मैं बस ओलिवर के मुंह से दुनिया के सामने उसकी सच्चाई लाना चाहती हूँ। शायद वो तुमसे सब कुछ शेयर करे, मुझसे तो बात ही नहीं करता। तुम उसकी लाइफ में पहली लड़की नहीं हो। इससे पहले लंदन की एक लड़की लूसी उसके साथ 1 साल तक थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उससे मना कर दिया। ओलिवर ने उसे सारी सच्चाई बता दी थी और ये तो होना ही था। वो लड़की डरकर भाग गई। बेचारे का दिल टूट गया। ओलिवर ने अपने क्लासमेट पॉल स्पार्लिंग का मर्डर किया था। तभी शेला का मैसेज आता है तुम पागल हो गई हो, जल्दी मुझे कॉल करो। ये देखकर सियारा बाहर चली जाती है। एलियट ओलिवर को समझाता है तुम खुद को शांत रखो, मैं जेन को समझा दूंगा, वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। मैंने तुम्हें बॉस्टन इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने तुम्हारे पापा से उनके मरने से पहले वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सियारा वॉशरूम में जाकर अपनी बहन को कॉल करती है। शेला चिल्लाती है तुम पागल हो, $1,00,000 हमें फंसा दोगी तुम। सियारा बोलती है ओलिवर के लिए ये समंदर की एक बूंद जैसा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इतने सालों से छुपा हुआ है, मैं उससे मिल चुकी हूँ और उसे अच्छे से जानती हूँ। शेला हैरान होकर बोलती है ये सब माँ सुनेगी तो मर जाएगी। सियारा अपनी बहन को समझाती है मैं यहाँ रहकर तुम्हारी तरह वेटरेस की नौकरी नहीं कर रही, मैं बड़े लोगों के साथ उठती बैठती हूँ। शेला गुस्से में कहती है मैं अभी चर्च जा रही हूँ और यही प्रे करूंगी कि तुम भी मर जाओ। सियारा जैसे ही बाहर आती है जेन बाहर खड़ी होती है। जेन बोलती है तुम्हें पैसे चाहिए, मुझे सब समझ आ गया है, तुम जो चाहती हो वो ले लो, लेकिन मुझे जो चाहिए वो दो, मुझे उसकी स्टोरी चाहिए। उसे बोल देना कि तुम एक खूनी से प्यार कर चुकी हो, जब मेरी बुक बाहर आएगी तो तुम भी फेमस हो जाओगी, सब तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने का अच्छा मौका मिला है, लेकिन अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो मैं ये सब पुलिस को बता दूंगी। सियारा उसकी सारी बातें सुनती है, फिर बोलती है तुम्हें अपना काम करना भी नहीं आता। वो जेन को दरवाजे की तरफ धक्का देती और बोलती है मुझे ओलिवर के बारे में सब कुछ पता है और बाकी का सच वो मुझे आज बताएगा कि उसने पॉल स्पार्लिंग को क्यों मारा, और जब वो मुझे ये बता देगा तो मैं ये सब तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। जेन डर कर बाहर निकल जाती है। उसे समझ आ गया था कि सियारा भी बहुत बड़ी साइको है। उधर एलियट अपनी पत्नी पर गुस्सा होता है क्योंकि उसी ने जेन को बताया था कि ओलिवर यहाँ आने वाला है। दोनों में झगड़ा होने लगता है। एलिसन रोते हुए बोलती है मैं उस बिगड़े अमीर लड़के से नफरत करती हूँ और तुम तो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं। वो कोई बच्चा नहीं है, मैंने बहुत गलतियां की हैं लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं है। गुस्से में एलियट वहां से चला जाता है। सियारा वॉशरूम से बाहर आकर ओलिवर से पूछती है क्या तुम जेन को जानते हो? ओलिवर बोलता है नहीं। प्रेजेंट में कार्ल अपार्टमेंट में कुछ कपड़े चेक कर रहा होता है और उसे एक टोपी मिलता है। जेन ली को बार में उस दिन जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बता रही होती है। वो कहती है कि शायद उन दोनों ने ड्रग्स लिया था। तभी कार्ल ली को बुलाता है और एक टोपी दिखाता है। ली समझ जाती है मतलब जेन ही वो नकाबपोश थी जिसने फायर अलार्म बजाया था। पीछे वही कोट रखा हुआ था और एक नोट भी था जिसमें डेड बॉडी की फोटो लगी थी। दोनों सोचने लगते हैं ये कैसी लड़की है, आखिर ये करना क्या चाहती है। ली गुस्से में बोलती है मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। फिर वो कार्ल से पूछती है तुमने बॉस को क्या बताया? कार्ल बोलता है चिंता मत करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया। ली उसे थैंक्स बोलती है। फ्लैशबैक में नशे की वजह से ओलिवर अजीब अजीब चीजें देख रहा था। इसी का फायदा उठाकर सियारा उससे बोलती है अब तुम्हें सब कुछ सच बताना पड़ेगा। ओलिवर घबराता है अगर मैंने सब बता दिया तो तुम मुझसे नफरत करोगी। सियारा प्यार से कहती है मेरा यकीन करो, मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगी। फिर भी ओलिवर मानने को तैयार ही नहीं होता। सियारा ओलिवर को शांत करती है। वो उसके कान में एयरपॉड लगा देती है और एक नॉइज वाला ऑडियो चलाती है। फिर वो अपनी सच्चाई बताती है मेरा असली नाम मेगन है, हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं था, मैं जानबूझकर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई थी, तुमने जो मुझसे छीना है उसका बदला लेने आई थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। मुझे हमेशा लगा तुम एक मॉन्स्टर हो, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। अगर तुम मुझे सच बता देते तो शायद मैं तुम्हें समझ पाती। अब तो मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। मेरा दिल कहता है तुम बेगुनाह हो, लेकिन मुझे अब जाना होगा। जैसे ही ओलिवर आंखें खुलता है सामने सियारा नहीं होती। प्रेजेंट में जेन को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो मर्डर सीन में चली गई थी और उसने फेक फायर अलार्म बजाया था। कार्ल बाकी ऑफिसर से बोलता है इसे स्टेशन लेकर जाओ। केविन दोनों
डिटेक्टिव से बोलता है अगर यहाँ मेरी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। कार्ल बोलता है अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने घर जाओ। ली को डॉक्टर का कॉल आता है। ऑटोप्सी 90 मिनट में शुरू होने वाली थी। कार्ल वहां से चला जाता है और ली क्राइम टीम का इंतजार करने के लिए रुकती है। फ्लैशबैक में ओलिवर सियारा को मैसेज करता है, फिर एलिसन से पूछता है क्या सियारा अंदर है। एलिसन कहती है मुझे नहीं पता, लगता है वो तुमसे बचकर भाग गई। ओलिवर गुस्से में उसे पकड़ लेता है और बोलता है वो मुझसे क्यों भागेगी और तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। एलिसन बोलती है क्योंकि तुम मेरे पति का फायदा उठाते हो, तुम्हारा बाप भी ऐसा ही था। ओलिवर जवाब देता है तुम्हारा पति मेरे डैड से प्यार करता था इसलिए तुम जलती हो। एलिसन हंसती और बोलती है मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हारा सच दुनिया के सामने आएगा। ओलिवर गुस्से में बोलता है तुम कभी मेरे डैड की जगह नहीं ले पाओगी। एलिसन बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी एक नंबर की झूठी है, तुम दोनों की परफेक्ट जोड़ी है। ये कहकर वो चली जाती है। इधर सियारा नशे की हालत में इधर उधर भटक रही थी, फिर अपार्टमेंट आकर अपना सामान पैक करने लगती है। इधर ओलिवर एलिसन का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी एक ट्रक एलिसन को टक्कर मार देता है। वो नशे में थी इसलिए उसका ध्यान नहीं था। कार्ल हॉस्पिटल पहुंचता है और देखता है कि ऑटोप्सी शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ ली लाइनस की गाड़ी में आकर बैठ जाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। फ्लैशबैक में सियारा अपनी बहन को मैसेज करती है कि वो घर आ रही है। इधर डॉक्टर कार्ल से कहती है प्रीलिम्स रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लगेगा, मेरे पास इतनी बुरी हालत में बॉडी पहले कभी नहीं आई, आप चाहे भी तो मैं रिपोर्ट जल्दी नहीं दे पाऊंगी। कार्ल पूछता है आप मुझे कुछ तो बता सकती हैं। डॉक्टर कहती है जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से इतना कह सकती हूँ कि ये डेड बॉडी किसी आदमी की है। ये सुनकर कार्ल चौंक जाता है। उधर सियारा जैसे ही जाने वाली होती है तभी ओलिवर घर पहुंचता है और बोलता है मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। ओलिवर अब सच बता देता है। वो कहता है कि जब वो स्कूल में पढ़ता था तब एक लड़का रोड आइलैंड के नैरो रिवर में डूब गया था, वो भी उसी दिन वहीं था। वो नदी उनके स्कूल के पास ही थी, इसलिए सारे स्टूडेंट्स वहीं घूमने जाते थे। एक दिन वो अपने दोनों दोस्त पॉल और शेन के साथ गया हुआ था। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन लड़ाई भी होती थी, खासकर ओलिवर और पॉल के बीच। ओलिवर को लगता था कि पॉल उसे जलता है क्योंकि उसके पास पैसे और आजादी थी, लेकिन सच में ओलिवर ही पॉल से जलता था क्योंकि ओलिवर अंदर से अकेला था और पॉल बहुत कॉन्फिडेंट था। कभी कभी उनकी लड़ाई ऐसी हो जाती थी जैसे वो दोस्त नहीं जानी दुश्मन हो। एक दिन बहस बढ़ गई और हाथापाई शुरू हो गई। पॉल ने शेन को मारा। लड़ते लड़ते वो दोनों पानी में पहुंच गए। शेन बार बार पॉल को पानी में अंदर डुबा रहा था और ओलिवर बस वहीं खड़ा रहा। ओलिवर बोलता है कि वो उस हादसे से भागना चाहता था, लेकिन सच तो यह है कि वो आज तक उससे भाग ही रहा है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया, कई रिश्ते टूट गए, उस एक गलती ने उसकी जिंदगी को बेरंग बना दिया। फिर वो सियारा से बोलता है कि जब उसकी जिंदगी में वो आई तो जैसे उसमें रंग भर गई। शायद उसे ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, शायद सियारा के साथ वो अपने इस अतीत से मूव ऑन कर पाए। सियारा चुपचाप ये सब सुनते रहती है, फिर वो कहती है नहीं, मैं एक झूठे इंसान के साथ नहीं रह सकती। वो उठकर चली जाती है। ओलिवर उसके पीछे जाता है, बोलता है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, हम बात तो कर सकते हैं ना। लेकिन सियारा अपना सामान उठाकर बाहर चली जाती है और साफ कह देती है मेरा पीछा मत करना। प्रेजेंट में कार्ल ली को फोन करता है। ली उस समय लाइनस के साथ होती है। कार्ल बताता है कि डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि बॉडी जो मिली है वो एक मेल है, अब लड़की वाला एंगल हटाना पड़ेगा, शायद ये बदले का मामला हो। वो पॉल की फैमिली से बात करने को सोचता है जो सालों पहले नैरो रिवर में डूबकर मर गया था। उसके मम्मी पापा का कई सालों पहले डिवोर्स हो गया था और उसकी मां नैरंग एसेट में रहती है। कार्ल पूछता है क्यों ना मैं जाकर उनसे पूछताछ करूं। ली बस इतना ही कहती है हाँ आइडिया अच्छा है। कार्ल पूछता है तुम अभी कहाँ हो, लेकिन ली नहीं बताती। लाइनस पूछने लगता है अगर कार्ल को पता चल गया तो जल्दी पूरे डिपार्टमेंट को भी हमारे बारे में पता चल जाएगा। ली साफ कह देती है जो भी चल रहा है उसके लिए मैं अपना करियर खतरे में नहीं डाल सकती। लाइनस उसे परेशान करते हुए पूछता है तो क्या हम सब कुछ अभी खत्म कर देंगे। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। डे 32 रात में सियारा अपने घर पहुंचती है। दरवाजे पर आते ही उसका प्लास्टिक बैग फट जाता है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। वो सामान वहीं छोड़कर अंदर चली जाती है। अपने कमरे में जाकर देखती है कि उसकी बहन शेला वहां आई हुई है। शेला गुस्से में से बोलती है तुम क्या सोचती हो, ओलिवर सेंट लेजर के परिवार को धोखा देकर तुम आराम से जी लोगी। तुमने जो किया है उसे ठीक करना पड़ेगा वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। उसके पास बंदूक भी होती है। वो बोलती है मैं वादा करती हूँ तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी, तुमने जितने भी सबूत छोड़े हैं मैं सब मिटा दूंगी, मैं अब बस तुम्हें खोना नहीं चाहती। सियारा बोलती है यकीन करो मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन शेला बोलती है मुझे तुम पर यकीन नहीं, और ये कहकर वो चली जाती है। ओलिवर सियारा का वॉइस मेल सुन रहा होता है क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। तभी उसकी मॉम का फोन आता है। इस बार वो फोन उठा लेता है। चिकी बोलती है चलो इस बार तुमने फोन तो उठा लिया, तुमने सुना एलिसन के साथ क्या हुआ, बेचारी का मर्डर हो गया, जरूर एलियट के साथ उसका झगड़ा हुआ होगा। ओलिवर बोलता है कोई मर्डर वर्डर नहीं हुआ है, ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। चिकी बोलती है जरूर अपने पति की वजह से परेशान होगी बेचारी।
थी। खैर अब तो एलियट आजाद हो गया। वो अपने बेटे से पूछती है क्या तुम ठीक हो? ओलिवर बोलता है बस थोड़ा सा परेशान हूँ। चिकी बोलती है कुछ बड़े लोग एलियट को सपोर्ट करने आने वाले हैं, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम तो जानते ही हो मुझे ये सब पसंद नहीं है। प्रेजेंट में ली लाइनस के साथ काफी ज्यादा इंटीमेट हो रही थी, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। लाइनस गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है पहले अपने डिपार्टमेंट से झूठ बोलोगी कि मैं तुम्हारा खबरी हूँ, तभी वो मेरा पीछा छोड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो सबसे पहले मैं ही जाकर सबको बता दूंगा कि मेरे और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। ली बोलती है उससे पहले मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। तभी वहाँ कार पहुंच जाता है और उसने ली को ट्रैक कर लिया था। वो लाइनस को पीटने लगता है। ली उसे रोकती है, जिसके बाद लाइनस वहां से चला जाता है। कार्ल गुस्से में बोलता है मुझे पहले से ही शक था, जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे से बात करते थे मैं समझ गया था। बॉस को मैंने तुम्हारे बारे में सच नहीं बताया और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही थी। दोनों के बीच बहस हो जाती है। कार्ल बोलता है ली ने हमेशा उसे नीचा दिखाया है, खुद को महान साबित करने के लिए। ली कार्ल से माफी मांगती है। फ्लैशबैक में सुबह ओलिवर सियारा के घर पहुंच जाता है। वहां उसे सियारा की कंपनी का आईडी कार्ड मिलता है। वो बाहर निकलता है तो एक आदमी मिलता है। ओलिवर पूछता है रूम नंबर 6 में जो लड़की रहती थी क्या आपने उसे देखा है? आदमी कहता है वो तो कई हफ्तों से नहीं दिखी। ओलिवर बोलता है सुना है बिल्डिंग में दीमक की समस्या थी, कंस्ट्रक्शन का काम खत्म कब हुआ? आदमी हैरान होकर बोलता है कौन सी समस्या, यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओलिवर को ये बात बहुत अजीब लगती है। इसके बाद वो सियारा के ऑफिस पहुंचता है। वो रिसेप्शन पर जाकर सियारा का आईडी और फोटो दिखाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बोलती है ये लड़की हमारे यहाँ काम नहीं करती। ओलिवर हल्का सा हंसने लगता है और सोचता है पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। उधर सियारा की मॉम टैरो कार्ड पढ़ रही होती है। उसे एक डेथ कार्ड निकलता है। वो तुरंत सियारा यानी मेगन को फोन करती और बोलती है तुम्हारी बहन पता नहीं गाड़ी लेकर कहाँ निकल गई, अभी तक वापस नहीं आई। आज जब मैं टैरो कार्ड पढ़ रही थी 2 कार्ड एक जैसे निकले कि मैं दुखी हूँ, बर्बाद हूँ, लेकिन तीसरा कार्ड नया था, डेथ कार्ड। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। शेला डैन के थेरेपिस्ट वाले ऑफिस पहुंचती है। वो उसकी गाड़ी पर थूकती है और सीधा डैन के केबिन में घुस जाती है। वहाँ एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। शेला उस बच्चे की माँ से बोलती है ये डॉक्टर ढोंगी है, ये छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाता है। ये सुनते ही वो औरत अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। डैन गुस्से में शेला से बोलता है पुलिस ने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, क्या चाहिए तुम्हें? शेला कहती है सेंट लेजर परिवार को हमसे दूर रखो वरना बहुत बुरा होगा। ओलिवर मेरी बहन के साथ रह रहा है। डैन हैरान होकर बोलता है तुम्हारी बहन मतलब मेगन? शेला जवाब देती है अब उसका नाम सियारा है। मेरी बहन से गलती हुई है जिसे मुझे ठीक करना होगा। अभी ओलिवर को कॉल करो और उसे कहो कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे खत्म करे। ओलिवर हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाए। डैन इसके लिए तैयार नहीं होता। उधर सियारा बार में गई होती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। वो उससे बात करती है। सियारा अपनी कहानी उसे सुनाती है। औरत बोलती है तुम्हारी उम्र में मेरे अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस था भी नहीं। सियारा सोचने लगती है पता नहीं मैंने ये सब क्यों किया, अब कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। पता नहीं मुझे अपने बॉयफ्रेंड को मार देना चाहिए या खुद मर जाना चाहिए। औरत हंसते हुए बोलती है लगता है तुम अभी भी कच्ची खिलाड़ी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ तो है, तुम शातिर भी हो भोली भी। प्रेजेंट में ली और कार्ल पॉल की माँ से मिलने जा रहे होते हैं। फ्लैशबैक डे 33। ओलिवर अपने घर में सियारा वाले कमरे में आता है। वो ड्रॉयर खोलकर अपने और सियारा की तस्वीर देखने लगता है। फिर उसे वो दिन याद आता है जब दोनों करीब थे और प्लान बना रहे थे कि वो यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। सियारा नॉर्थ जाने का प्लान बना रही थी। इसी बीच ओलिवर अपने थेरेपिस्ट का कॉल इग्नोर कर देता है। फिर वो प्रोपोफॉल लेकर खुद को बेहोश कर लेता है, लेकिन तभी उसे तकिए के नीचे सियारा की एक नोटबुक मिलती है। वो उसके पन्ने पर लटता है। धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि सियारा उसके बारे में पहले से ही सब कुछ जानती थी। वो उसकी छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा कर रही थी। प्रेजेंट में दोनों डिटेक्टिव पॉल की माँ के घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन्हें पॉल और ओलिवर के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। फ्लैशबैक में शेला आखिरकार अपने घर पहुंचती है। डैन ओलिवर को कॉल करता है। ओलिवर की सांसें तेज चल रही थी। डैन घबरा जाता है और बोलता है सियारा वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, उसका असली नाम मेगन है, वो शेन की बहन है। दवाई के असर की वजह से ओलिवर मदद भी नहीं मांग पाता। वो शावर के नीचे गिरा हुआ होता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी सियारा वहां पहुंचती है और वो फोन उठाकर डैन को बोलती है ओलिवर को पहले से ही सब पता है। इसके बाद वो फोन काट देती है। अब इसके बाद कहानी जाती है 16 साल पहले रोड आइलैंड के नैरो रिवर के पास। वहाँ 2 दोस्त ओलिवर और शेन साथ में घूम रहे होते हैं। शेन के पापा के पास उसे कॉलेज भेजने के लिए पैसे भी नहीं थे। इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान और फ्रस्ट्रेट रहता है। वो ओलिवर से कहता है तू बहुत लकी है, तेरे पापा तो पैसे देकर तुझे बड़े से बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकते हैं। ओलिवर जवाब देता है लकी तो तू है, कम से कम तेरे पेरेंट्स तेरी फिक्र तो करते हैं। शेन कहता है मैं खुद को लकी तब बोलूंगा जब वो मेरे बारे में सोचना बंद करेंगे, हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं और शेला भी हर वक्त मेरे पीछे ही रहती है।
इतने में वहाँ पॉल आ जाता है। शेन कहता है इसे मैंने बुलाया है। पॉल दौड़ता हुआ आया था। इसके बाद वो पानी पीता है और बोलता है तुम दोनों को इस जगह में क्या अच्छा लगता है, और वैसे भी ओलिवर का घर तो बहुत बड़ा है, वहाँ चल सकते थे, शायद वहाँ हेलीपैड भी होती। ओलिवर बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पॉल उल्टी सीधी बातें करते रहता है। वो कहता है क्या तेरे घर में गरीबों का आना मना है क्या, हम लोग नहीं आ सकते, तेरे डैड घर में रहते भी हैं। ओलिवर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। फिर पॉल बहाना बनाता है यहाँ तो मच्छर बहुत हैं, क्या तेरी मॉम घर में है क्या, इसीलिए हम जा नहीं सकते। फिर वो बताता है कि उसके मॉम डैड का डिवोर्स होने वाला है क्योंकि उसकी मॉम को उसके डैड के अफेयर के बारे में पता चल गया है। फिर वो गुस्से में शेन पर इल्जाम लगाता है कि उसकी मॉम ने ये अफवाह फैलाई थी कि उसके डैड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। गुस्से में पॉल एक बोतल शेन के सामने फोड़ देता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ओलिवर उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन पॉल उसे धक्का देकर गिरा देता है। फिर पॉल शेन को पानी में ले जाकर उसे डुबोकर मारने की कोशिश करता है। ओलिवर कुछ पल के लिए खड़ा खड़ा देखता रहता है लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाता। वो पॉल को मारने लगता है ताकि शेन को बचा सके। लड़ाई में आखिरकार ओलिवर पॉल को पानी में डुबा देता है और पॉल मर जाता है। इसके बाद ओलिवर और शेन घर वापस लौटते हैं। ओलिवर बहुत डरा हुआ होता है। वो कहता है मैं सबको बता दूंगा कि ये सेल्फ डिफेंस में हुआ, लेकिन शेन कहता है ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं था, वो तुझे नहीं मुझे डुबा रहा था। हमें लोगों को बताना होगा कि हम नदी के पास गए ही नहीं थे और ना ही हम पॉल से मिले थे। फिर वो धीरे से कहता है मुझे पता है तू मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद शेन घर चला जाता है। उसकी छोटी बहन मेगन यानी कि सियारा उसे पूछती है तुम इतनी देर से कहाँ थे, तुम्हारे कपड़े गंदे और गीले क्यों हैं, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। शेन चिढ़कर बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ, गेम प्रैक्टिस के दौरान चोट लग गई थी। उधर अपने आलिशान घर में ओलिवर रात भर सो नहीं पाता। स्कूल में भी वो चुपचाप रहता है, अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। आखिरकार रात को वो अपने पापा को फोन करता है और बोल देता है मैंने किसी को मार दिया। उसके पापा घबरा कर पूछते हैं क्या, किसको मारा। ओलिवर रोते हुए बोलता है पॉल स्पार्लिंग को। फिर वो नदी के पास की पूरी घटना बता देता है कि वहाँ 3 लोग थे, वो खुद, शेन और पॉल। उसके पापा बोलते हैं ठीक है पहले शांत हो जाओ, मुझे सोचने का वक्त दो। कुछ दिन बाद डिटेक्टिव के साथ ओलिवर का स्टेटमेंट लिया जाता है। वो पूरी तरह झूठी कहानी सुनाता है। वो कहता है मैं तो घर पर था, केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था, अगले दिन मेरा एग्जाम था। देर रात करीब 12 बजे शेन मेरे घर आया। उधर शेन के मम्मी पापा आपस में झगड़ रहे होते हैं और इससे शेन हमेशा परेशान रहता है क्योंकि उसे समझने वाला कोई होता ही नहीं। पूछताछ खत्म होने के बाद जैसे ही ओलिवर जाने वाला होता है, अचानक एक कमरे से शेन बाहर आता है और ओलिवर से लड़ने लगता है। ओलिवर के शरीर पर चोट का निशान होता है जिससे वो तुरंत ढक लेता है ताकि डिटेक्टिव देख न ले, लेकिन मेगन ये सब नोटिस कर लेती है। घर आकर बिना सोचे समझे ओलिवर अपने घाव को और ज्यादा नुकसान पहुंचा लेता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल काउंसलर डैन नोटिस कर लेते हैं कि ओलिवर के घाव से खून निकल रहा था। डैन उसे अपने घर ले आते हैं, दवाई लगाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी मॉम को कॉल करना चाहिए। ओलिवर बहाना बनाता है कि उसकी मॉम वेकेशन पर गई है और वहाँ नेटवर्क नहीं होता। डैन बोलता है ठीक है मैं कोई बहाना बना दूंगा और लिख दूंगा कि तुम एब्सेंट हो, 2 दिन की छुट्टी ले लो। मुझे पता है शेन और पॉल तुम्हारे दोस्त थे और तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है, अपना ख्याल रखना। इसके बाद डैन ओलिवर के डैड कैस्पर को कॉल करते हैं और बोल देते हैं कि मैं स्कूल का गाइडेंस काउंसलर हूँ, आपके बेटे ने अभी अभी अपनी दिमागी हालत के बारे में मुझे सब कुछ बताया है, शायद उसे थेरेपी लेनी चाहिए, उसने मुझे बहुत कुछ बताया। कैस्पर पूछते हैं कितना कुछ बताया। डैन जवाब देते हैं समझ लीजिए सब कुछ। कैस्पर इसके लिए मान जाते हैं। डैन बहुत खुश होता है क्योंकि ओलिवर उसका पहला पेशेंट बनने वाला था। उसे लगता है कि अब उसका काउंसलिंग का काम चल पड़ेगा। वो ओलिवर की काउंसलिंग शुरू कर देता है। उधर शेन पर पॉल को मारने का पूरा इल्जाम लग चुका था। ओलिवर अपने अंदर के पानी के डर को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। घर पर मेगन अपने मॉम के कांच वाले जानवरों से खेल रही होती है। शेला काम पर होती है। वो घर कॉल करके अपनी छोटी बहन को बताती है कि वो 20 मिनट में घर आ रही है। कुछ दिन बाद ओलिवर के यूनिवर्सिटी जाने का समय आ जाता है, लेकिन वो घबराया हुआ था। वो बोलता है शायद मैं अभी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। डैन उसे कहता है तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए, उन्हें सब सच बताओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे डैड से बात करूँ। ओलिवर इसके लिए मान जाता है। उधर मेगन आईने के सामने खुद से बातें कर रही होती है। वो बोलती है कि उसके भाई शेन को घर छोड़ने के लिए ओलिवर खुद आया था। उसकी मॉम ये सब सुन लेती है और उस पर डांटते हुए बोलती है तुम ये सब क्या खेल रही हो, तुम्हें ये सब मजाक लगता है क्या। मेगन बोलती है लेकिन मैंने ओलिवर को देखा था, वो शेन को घर छोड़ने आया था, लेकिन उसकी मॉम को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहती है इस वक्त ज्यूरी बैठकर ये फैसला कर रही है कि तुम्हारे भाई को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए या नहीं। तुम्हारे भाई पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है और तुम यहाँ नाटक कर रही हो। उधर कोर्ट में शेन को दोषी ठहरा दिया जाता है कि उसी ने पॉल को मारा है। कैस्पर ने पैसों के दम पर अपने बेटे ओलिवर को बचा लिया, लेकिन गरीब शेन फंस गया। कोर्ट के फैसले के बाद ओलिवर की हालत और भी खराब हो जाती है। उसे रात में नींद नहीं आती। उसके डैड उसे समझाते हैं पानी के अंदर रहने की प्रैक्टिस करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ। डैन के साथ बातें करते हुए ओलिवर बोलता है कि उसने अपने दोस्त शेन से मिलने की कोशिश की थी। उसने विजिटर लिस्ट में अपना नाम डाला था लेकिन कुछ हुआ नहीं। 1 महीने पहले शेन ने उसे मिलने से मना कर दिया। डैन बोलता है मुझे बहुत निराशा है कि ऐसा करने से पहले तुमने मुझसे पूछा नहीं।
नहीं। ओलिवर कहता है मैंने शेन के लिए एक लेटर लिखा था, लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने ये लेटर भेज दिया तो क्या वो उसे पढ़ेगा। डैन बोलता है तुम्हारा दोस्त मुझे जानता है, मैं उससे मिलने जाऊंगा, ये लेटर उसके सामने पढ़ूंगा, फिर देखूंगा कि वो क्या कहता है। डैन ओलिवर का लेटर पढ़ता है। उस लेटर में ओलिवर ने लिखा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। डैन शेन से मिलने जाता है। जेल में वो उसे पूछता है तुम कैसे हो, फिर बताता है कि मैं ओलिवर की मदद कर रहा हूँ, मैं उसका थेरेपिस्ट हूँ। शेन गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है तो इसीलिए आप मुझसे मिलने आए हैं, उसने आपको भेजा है, उसे काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ गई, अपने किए पर पछतावा हो रहा है क्या उसे। डैन बोलता है मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, ये देखकर कि तुम्हारे बिना भी दुनिया वैसे ही चल रही है। शेन बोलता है गलती मेरी भी थी कि मैंने उसकी मदद की, क्या उसने आपको सच बताया, पॉल मरा कैसे था। डैन जवाब देता है अगर वो मुझे सच बता भी दे तो क्या फायदा, मैं उस सच का क्या करूंगा, मैं कोई जज नहीं हूँ, उसे तुम्हारी फिक्र है क्योंकि तुम तकलीफ में हो। फिर डैन बताता है कि इस शहर में आने से पहले मेरे पास तुम्हारी तरह कई क्लाइंट्स थे। एक केस में सामने वाली पार्टी बहुत अमीर थी। मेरी एक क्लाइंट थी डॉन, उसके पति डेव को 15 साल की जेल हुई थी। डेव का कारपेट का बिजनेस था, लेकिन उसका भाई गैर कानूनी धंधा करता था। उसने एक आदमी को मार दिया और सारा इल्जाम डेव पर डाल दिया, लेकिन तुम्हारे मुकाबले वो लकी था क्योंकि उसके सामने ऐसे लोग नहीं थे जो पैसों से पूरी दुनिया को नचा सके। शेन पूछता है डेव का क्या हुआ, क्या वो अभी भी जेल में है। डैन बोलता है मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन डेव ने एक फैसला किया था। कानून में एक चीज होती है डॉक्ट्रिन ऑफ अबेटमेंट, अगर जेल में रहते हुए तुम अपने फैसले के खिलाफ अपील करते रहो और उसी दौरान तुम्हारी मौत हो जाए तो तुम्हारे ऊपर लगे सारे इल्जाम हट जाते हैं। कानून और समाज की नजर में तुम बेगुनाह हो जाते हो। जब डेव की मौत हुई तो वो सबकी नजर में बेगुनाह साबित हो गया। शेन ये सब ध्यान से सुनता रहता है जैसे कि वो भी कुछ ऐसा ही करने का सोच रहा हो। 1 महीने के बाद शेन का पूरा परिवार टूट जाता है। उन्हें खबर मिलती है कि शेन अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर सुनकर ओलिवर की हालत और खराब हो जाती है, वो घबराने लगता है। डैन उसे संभालता है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने को बोलता है। कुछ समय बाद डैन के क्लिनिक में शेला पहुंचती है। वो गुस्से में बोलती है आखिर तुमने मेरे भाई से क्या कहा, तुमने उसका दिमाग खराब कर दिया, तुमने उसे समझाया कि खुद को खत्म करने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, तुम वहां गए ही क्यों थे। डैन शांत होकर बोलता है ये मेरा काम था। शेला चिल्लाती है तुमने मेरे भाई के दिमाग में क्या कचरा भरा, मेरा भाई खुद से लड़ रहा था, खुद को संभाल रहा था, लेकिन तुमसे बात करने के 1 महीने बाद ही उसने खुद को खत्म कर लिया। मैं उन लोगों पर भी सवाल उठाऊंगी जिन्होंने तुम्हें लाइसेंस दिया है ये सब करने के लिए। डैन बोलता है जिनसे सवाल करोगी उनसे ये भी पूछ लेना अगर कोई टीनेजर अपने घर के माहौल से परेशान हो, खुद को अकेला महसूस करता हो और कोई उसे हमदर्दी से बात कर ले तो क्या वो लड़का खुद के साथ कुछ कर सकता है। शेला कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। डैन फिर बोलता है मुझे पता है ये तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल है, कुछ लोगों को घर से सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसे लोग आखिरकार बेबस हो जाते हैं। गुस्से में शेला डैन के चेहरे पर मुक्का मार देती है और उसका मुंह तोड़ देती है। डैन गुस्से में बोलता है मैं तुम्हारे खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवाऊंगा ताकि तुम यहाँ दोबारा ना सको। गुस्से में शेला वहां से चली जाती है। घर पर शेला और मेगन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। दोनों अपने भाई शेन को याद कर रहे होते हैं। शेला बड़ी बहन होने के नाते मेगन से बोलती है हमारा भाई अब स्वर्ग में होगा और उसे वहाँ वो सारी खुशियां मिल रही होंगी जिनका वो हकदार है। मेगन धीरे से बोलती है मैंने उस रात देखा था मॉम और डैड बाहर गए हुए थे, शेन को जल्दी घर आना था लेकिन वो आया नहीं, फिर एक गाड़ी आई जो उसे छोड़कर चली गई, लेकिन जब मैंने उसे पूछा तो शेन ने झूठ बोला कि वो हमेशा से घर पर ही था। ये सुनकर शेला हैरान हो जाती है। फिर वो अपनी बहन को समझाती है शायद शेन नहीं चाहता था कि ओलिवर या उसके परिवार का नाम इस सब में जुड़े, वो लोग हमें भी नहीं छोड़ते, तुम जानती हो ओलिवर का परिवार कितना ताकतवर है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया इसलिए खुद को सजा मत दो। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। शेला के घर दोनों डिटेक्टिव पहुंच जाते हैं। वो ओलिवर के मर्डर के बारे में पूछताछ करने आए हैं। पॉल की मॉम ने उन्हें यहाँ का एड्रेस दिया था। डिटेक्टिव ली पूछती है तुम्हारी बहन कहाँ है। शेला जवाब देती है मुझे नहीं पता वो कहाँ है, अब हमारी बात नहीं होती। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। डे 33 ओलिवर को होश आता है। अब उसे सच पता चल चुका है कि सियारा ही मेगन है और वो शेन की बहन है। सियारा कहती है जिस दिन पॉल मरा था मैंने उस दिन तुम्हें देखा था, मैंने कुछ नहीं किया और यही बात मुझे आज तक खाए जा रही है, इसलिए मैंने तय किया कि मैं तुमसे बदला लूंगी। मैंने प्लान बनाया, फिर मैं तुम्हारे करीब आई, लेकिन मैंने देखा कि तुम कितने अकेले हो, मुझे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत थी ही नहीं, तुम तो पहले से ही बर्बाद थे। ओलिवर धीरे से कहता है सॉरी, तुम्हारे भाई के साथ बहुत गलत हुआ, पॉल को मैंने मारा था, तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया। ये सुनकर सियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो हमेशा से सिर्फ यही तो सुनना चाहती थी। वो कहती है कि वो ओलिवर से प्यार करने लगी है। ओलिवर भी कहता है कि वो भी सियारा से प्यार करता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इधर प्रेजेंट में दोनों डिटेक्टिव क्रॉसिंग पर खड़े होते हैं और ओलिवर और सियारा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, वो दोनों कहाँ हैं। तभी अचानक एक और गाड़ी आती है और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर भाग जाती है।
कहानी जाती है 137 दिन पहले। मेगन अपने घर पर होती है। उसकी बड़ी बहन और उसकी माँ घर को बचाने को लेकर बहुत परेशान थी। घर पर पैसों का बहुत बड़ा संकट चल रहा था। इसी बीच मेगन ओलिवर को सोशल मीडिया पर देख रही होती है। फिर वो अपने भाई के कमरे में जाती है। वहाँ स्कूल की ईयर बुक निकालती है और उसमें ओलिवर की फोटो देखती है। इसके बाद मेगन बॉस्टन पहुंचती है और वहाँ वो छुप छुप कर ओलिवर का पीछा करने लगती है। वो अपने लिए किराए पर छोटा सा कमरा लेती है। खुद ही एक कंपनी का आई कार्ड बनाती है ताकि किसी को शक ना हो। एक दिन वो शॉपिंग मॉल जाती है और वहीं उसकी मुलाकात ओलिवर से होती है और यहीं से दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। लेकिन ये सच में लव स्टोरी नहीं थी, ये तो बदले की कहानी थी। फिर भी सवाल अभी वही है, आखिर ये डेड बॉडी किसकी है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। दोनों डिटेक्टिव अभी भी जिंदा हैं। ली को पूरा यकीन है कि उन पर हमला करने वाला लाइनस था, क्योंकि उसने कार को पहचान लिया था। ली सोचती है कि अब लाइनस उसे मारना चाहता है। उन्हें खबर मिलती है कि पोस्टमार्टम सुबह 8 बजे तक हो जाएगी। कार्ल ली को वहां से जाने के लिए बोलता है। फिर कहानी जाती है डे 34 में। डैन ओलिवर से मिलने उसके अपार्टमेंट पहुंचता है। अंदर ओलिवर और सियारा आपस में बात कर रहे थे। ओलिवर कहता है, मुझे तुम याद हो, मैंने तुम्हें बहुत पहले साइकिल चलाते हुए देखा था और तुम्हारी बड़ी बहन हमें ड्रग्स बेचती थी। सियारा कहती है, डैड घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन बड़ी बहन अभी भी वहीं है। ओलिवर पूछता है, क्या डैड से तुम्हारी बात होती है। सियारा कुछ कह ही रही होती है कि तभी डैन वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में दरवाजा पीटने लगता है। अंदर आकर वो ओलिवर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फिक्र कर रहा था, लेकिन सियारा को देखकर वो पूछता है, ये यहाँ क्या कर रही है। ओलिवर बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये यहीं रहती है। डैन ओलिवर का बड़ा अपार्टमेंट देखकर थोड़ा इंप्रेस होता है। उसकी तो आंखें चार चांद हो जाती हैं। फिर वो सियारा को अपना इंट्रोडक्शन देता है। सियारा बोलती है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, मेरी बड़ी बहन ने तुम्हारे बारे में बताया था। डैन बोलता है, अगर तुम भी अपनी बड़ी बहन जैसी हो तो ओलिवर खुद को एक दलदल में फंसा चुका है। ओलिवर बोलता है, अब ये ज्यादा हो रहा है। डैन बोलता है, मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ, ये तुम्हारी जिंदगी में किसी सीक्रेट एजेंट की तरह घुस आई है। तुम इसके लिए डिनर बना रहे हो, मुझे तुम्हारी चिंता है। सियारा गुस्से में वहां से चली जाती है। डैन कहता है कि वो थेरेपी शुरू करने वाला है, लेकिन ओलिवर मना कर देता है। वो कहता है, मैं आपका पेशेंट नहीं हूँ। इतने सालों तक आपने मुझे सबसे डरा कर और सबसे अलग करके रखा, लेकिन सियारा मुझे सच में समझती है, वो सब कुछ जानती है, फिर भी मेरे साथ है। डैन बोलता है, वो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ है, तुम प्यार में अंधे हो गए हो। ओलिवर चिल्लाता है, आप भी तो ये सब पैसों के लिए ही कर रहे हो, मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अब मैं आजाद हो गया हूँ। तभी डैन वो लेटर दिखाता है जो ओलिवर ने शेन को लिखा था। उस लेटर में ओलिवर ने गुस्से में कबूल किया था कि उसने पॉल को मारा है। ओलिवर गुस्से में बोलता है, आपने ये लेटर शेन को दिया भी नहीं, आपने शेन के दिमाग से खेला, जिसका नतीजा उसका पूरा परिवार भुगत रहा है। हम सब मर मर कर जी रहे हैं और आप अपनी जिंदगी में ऐश से जी रहे हैं। डैन बोलता है, मेरा काम था तुम्हें, तुम्हारे डैड और तुम्हारे परिवार को महफूज रखना। तुम मेरे लिए सिर्फ एक पेशेंट थे, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत हैं। ओलिवर कहता है, आप क्या चाहते हो कि मैं अभी जेल चला जाऊं। डैन जाने लगता है, लेकिन रुक कर कहता है, आज तुम मेरी वजह से यहाँ खड़े हो, उसकी क्या कीमत है। फिर वो चारों तरफ देखता है और बोलता है, मुझे $10 मिलियन चाहिए। गुस्से में सियारा डैन के सिर पर हमला कर देती और बोलती है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। वो एक भारी स्टैचू से वार की थी और सिर पर जोरदार चोट लगने के वजह से डैन की वहीं पर मौत हो जाती है। प्रेजेंट में डॉक्टर डिटेक्टिव को बताती है कि विक्टिम की मौत सिर पर हमले के वजह से हुई है। बॉडी को गले हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, इसलिए अब पहचानना भी मुश्किल है। लेकिन एक अच्छी खबर है, डीएनए डेटाबेस में डेटा मौजूद था, इसलिए पता चल गया कि यह बॉडी काउंसलर डैन की है। ली को डैन के बारे में पता चलता है कि कई साल पहले उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि उसने अपने एक पेशेंट को प्रोपोफॉल चुराने दिया था। असल में डैन के पास कोई सही डिग्री थी नहीं, उसे तो थेरेपी की प्रैक्टिस करने का कोई हक भी नहीं था। डैन की गाड़ी लावारिस खड़ी मिलती है और दोनों गाड़ी चेक करने का प्लान बनाते हैं। तभी बॉस अंदर आती और बोलती है, मुझे भी सब पता चल गया है। ली सोचती है कि अब उसे अपनी बॉस को सारा सच बता देना पड़ेगा। कार्ल ली से पूछता है, फिर तुमने जो किया वो तुमने किया क्यों। ली बोलती है, तुम ये मुझसे बेहतर समझोगे। कार्ल कहता है, शायद तुम खुद से ऊब गई हो। फिर कार्ल लाइनस की एक चेन निकालता है और बोलता है, मैंने ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड के गले से चुराई थी, ये तुम्हारे काम आ सकती है। ली बोलती है, उफ, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फ्लैशबैक में सियारा अपनी बहन को कॉल करती है। उसकी बहन शेला फ्रैंक के साथ मस्ती कर रही थी। शेला जो कुछ भी हुआ वो सुनकर हैरान रहती है। वो कहती है, तुम्हें याद है 5 साल पहले एंड्रयू नाम के आदमी की बॉडी बाथटब में मिली थी। किसी ने उसकी बॉडी को पिघला दी थी, क्लीनर, ब्लीच सब कुछ एक साथ डाल दिया था और हीटर भी ऑन कर दिया था ताकि बॉडी जल्दी से गल जाए। पुलिस को सालों लग गए पहचानने में, क्योंकि बॉडी के आसपास किसी और के कपड़े रख दिए थे ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए। शेला बोलती है, जब तक पता चलेगा कि बॉडी किसकी है तब तक किसी को परवाह ही नहीं रहेगी, और वैसे भी वो आदमी जीने के लायक था भी नहीं, इसीलिए खुद को दोष मत दो। फिर वो सियारा को समझाती है, अब तुम ये नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकती और घर भी नहीं आ सकती, बस अपना ख्याल रखना। सियारा बेबस होकर रोने लगती है। बिना वक्त गवाए ओलिवर पैकिंग शुरू कर देता है। वो सियारा को तिजोरी से सब कुछ निकालने को बोलता है और उसे पास कोड बता देता है। सियारा हैरान होती है और वो तिजोरी खोलती है और उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। वो तिजोरी खाली कर देती है और सारा पैसा बैग में भर लेती है। ओलिवर साइक्स नाम के आदमी को फोन करता है और बोलता है कि उसे यहाँ से कहीं दूर जाना है। फिर वो सियारा से
बोलता है हमें अपनी पुरानी चीजें यहीं छोड़नी होंगी, लेकिन अगर तुम अपनी बहन से मिलना चाहती हो तो मिल सकती हो, बस उसे बताना मत हम कहाँ जा रहे हैं। फिर मुझसे 5 बजे मार्शफील्ड में मिलना, मेरा प्लेन हैंगर 36 में होगा, बैग ले जाओ और जब आओ तो साथ लेकर आना। प्रेजेंट में कार्ल केविन के साथ सर्वेलेंस रूम में बैठा होता है। केविन पूछता है क्या आपको लगता है कि मैं अच्छा पुलिस वाला बन सकता हूँ? आपकी वजह से मैं ऐसा सोच रहा हूँ। क्या आपको हमेशा से डिटेक्टिव बनना था? कार्ल बोलता है मुझे तो कभी डिटेक्टिव बनना ही नहीं था, ये काम कौन पसंद कर सकता है। फिर कार्ल केविन को लाइनस की फोटो दिखाता और पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? केविन बोलता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, मैं इससे ड्रग्स खरीदा था। कार्ल पूछता है क्या तुमने इसके पास कभी प्रोपोफॉल देखा है? केविन बोलता है ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे कैसे पता होगा? कार्ल बोलता है सीसीटीवी में इस लड़के को ढूंढो, क्या वो कभी इस बिल्डिंग में आया था? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं शायद तुम्हें अपना खबरी बना लूंगा। तभी उन्हें लिफ्ट में डैन नजर आता है। कार्ल केविन को अपना डेप्यूटी बोलता है और उसे कहता है काम अच्छे से करो। अब इसके बाद फ्लैशबैक देखते हैं। डे 34 सियारा शेला से आखिरी बार मिलने आती है। शेला के पूछने पर भी सियारा ये नहीं बताती कि वो कहाँ जा रही है। शेला कहती है तुम टेंशन मत लो, डैन ने वही पाया जो वो डिजर्व करता था। सियारा अपनी बहन को उस लेटर के बारे में बताती है जो ओलिवर ने शेन के लिए लिखा था, जिसमें वो अपना जुर्म कबूल कर रहा था, लेकिन डैन ने वो लेटर कभी शेन को दिया ही नहीं। सियारा कहती है डैन सच में बहुत बुरा था और यकीन मानो मैं ये सब ओलिवर को बचाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। शेला कहती है तुम प्यार में पागल हो गई हो, लेकिन तुमने जो किया सही किया। फिर वो कहती है काश तुम्हें जाना ना पड़ता, और वो इस बात से खुश भी है कि अब बैंक वाले उनका घर नहीं छीनेंगे क्योंकि उनके पास $1,00,000 है। लेकिन उसे इस बात की भी दुख है कि उसकी बहन मेगन अब कहीं दूर चली जाएगी। सियारा रोते हुए बोलती है तो फिर चलो हम दोनों साथ चलते हैं। शेला उसे शांत करती है और बोलती है तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ओलिवर अपने गॉडफादर एलियट से मिलने जाता है। एलियट किसी तरह खुद को संभाले हुए होता है। ओलिवर उसे थैंक यू बोलता है हमेशा उसकी मदद करने के लिए। ऐसी बातें सुनकर एलियट पूछता है कुछ हुआ है क्या? इधर प्रेजेंट में कार्ल एविडेंस रूम की तरफ जाता है। ली अपनी बॉस को सब सच बता देती है कि असल में वो लाइनस के साथ क्या कर रही थी। बॉस कहती है मैं ये सच बाहर आने नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्शन नहीं दे सकती और तब तक हो सके तो कार्ल के साथ अपना रिश्ता ठीक करो। हम नहीं चाहते कि वो हमें छोड़कर चला जाए। ली कार्ल से मिलने जाती है। कार्ल अपने बेटे के साथ समय बिता रहा था। फिर दोनों केस के बारे में बात करते हैं। कार्ल बताता है डैन ओलिवर के अपार्टमेंट में गया लेकिन कभी बाहर नहीं निकला। तुम्हें क्या लगता है उसे किसने मारा होगा, लड़के ने या लड़की ने? ली कहती है मेगन ने मारा क्योंकि वो ओलिवर को खोना नहीं चाहती थी। फिर ली आराम से बैठकर पूछती है मुझे पता है तुम ये नौकरी छोड़ना चाहते हो, लेकिन उसके बाद तुम करोगे क्या? कार्ल सीधा जवाब नहीं देता, बस बोलता है वही होगा जो तुम्हें पसंद है। इधर डे 34 में ओलिवर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। एलियट उसे समझाता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? ओलिवर कहता है सियारा अपनी फैमिली के साथ रहना डिजर्व करती है, ये सब मेरी गलती है। ओलिवर एलियट को गले लगाता है और फिर पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। इधर सियारा ओलिवर के आने का इंतजार कर रही थी। एक आदमी उससे आकर बोलता है मैम टेक ऑफ का समय हो गया है। सियारा बोलती है मुझे थोड़ा इंतजार करना है, वैसे बता सकते हो कि हमारा प्लेन कहाँ जा रहा है? वो आदमी कहता है रेजाविक। थोड़ी देर बाद ओलिवर वहाँ पहुंच जाता है। सियारा उसे गले लगा लेती है। सियारा पूछती है मुझे रेजाविक के बारे में बताओ। ओलिवर कहता है वहाँ मेरी एक प्रॉपर्टी है जहाँ कोई नहीं आता जाता, अपना शेफ होगा, प्राइवेट सिक्योरिटी होगी, सब कुछ। सियारा बोलती है मुझे ये सब जेल जैसा लग रहा है, मुझे इतने ऐशो आराम की आदत नहीं है। ओलिवर पूछता है तो तुम कहाँ जाना चाहती हो? सियारा की माँ को उसका लेटर मिलता है। उसमें वो लिखती है उम्मीद है कि आपने मुझे माफ कर दिया होगा जैसे मैंने ओलिवर को माफ कर दिया, वो भी हमारी ही तरह है। प्रेजेंट में एक दूसरा डिटेक्टिव अब लाइनस वाले केस को संभाल रहा था। शेला ऑनलाइन देखती है कि ड्रग डीलर लाइनस को मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। सियारा ने जो लेटर भेजा था उसमें $2 मिलियन का चेक भी होता है। ये देखकर उसकी माँ हैरान होती है और खुश भी। इधर आखिर प्रेजेंट में सियारा और ओलिवर को समंदर किनारे देखा जाता है। दोनों ने एक दूसरे की खामियों को नजरअंदाज करके एक दूसरे के दिल को देखा। अब उनका एक बच्चा भी है जिसका नाम है शेन। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद